हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे कहानी मुट्ठियों भर सौगात। बुआ का फ़ोन था। नीरा, मम्मी गुजर गई, मैं निकल रही हूँ अभी, सुबकते हुए बुआ जी ने बताया। मैं उनसे एक शब्द भी नहीं बोल पाई। बोल ही कहाँ पाती, सूचना ही इतनी अप्रत्याशित थी। सुनकर जैसे यकीन ही नहीं आया, और जब तक यकीन हुआ फ़ोन कट चुका था। इतना भी नहीं पूछ पाई कि यह सब कैसे और कब हुआ। वे माने या न माने, पर यह सच है कि जितना हम बुआ के प्यार को तरसे हैं, उतनी ही हमारी कमी बुआ जी ने भी महसूस की होगी। हमारे संबंधों में लक्ष्मण रेखाएं मम्मी पापा ने खींच दी। इसमें हम दोनों बहनें कहाँ दोषी हैं। कहते हैं कि माँ बाप के कर्मों की सजा उनके बच्चों को भोगनी पड़ती है, सो भोग रहे हैं, कारण चाहे कुछ भी हो। कितना कितना सामान बुआ जी हम दोनों बहनों के लिए लेकर आती थी। बुआ जी के कोई बेटी नहीं थी और हमारा कोई भाई नहीं था। पापा के लिए भी जो कुछ थी बस बुआ जी ही थी। अतः अकेली बुआ जी हर रक्षाबंधन पर दौड़ी चली आती। रमन और नमन भैया के हमसे राखी बंधवाती और राखी बधाई में भैया हमें सुंदर ड्रेसें देते। साथ में होती मैचिंग क्लिप, रुमाल, चूड़ियाँ, टॉफी और चॉकलेट। हम बुआ जी के आगे पीछे घूमते। बुआ जी अपने साथ बाजार ले जाती, आइसक्रीम खिलाती, कोक पिलाती, ढेरों सामान लदे। जब हम घर में घुसते तो दादी माँ बुआ जी को डांटती, इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी। इन दोनों के पास इतना सामान है, खिलौने हैं, पर इनका मन भरता ही नहीं। बुआ जी हंसकर कहती, मम्मी अब घर में शैतानी करने को ये दो बच्चियां ही तो हैं। घर कैसा गुलजार रहता है। ये हमारा बुआ भतीजी का मामला है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। थोड़े बड़े हुए तो मुट्ठी में बंद सितारे बिखर गए। बुआ जी को बुलाना तो दूर, पापा जी ने उनका नाम तक लेने पर पाबंदी लगा दी। बुआ जी आती, भैया आते तो हम चोरी छिपे उनसे मिलते। वह प्यार करती तो उनकी आंखें नम हो आती। पापा मम्मी ने कभी बुआ जी को अपने घर नहीं बुलाया, भैया से भी नहीं बोले, जबकि बुआ जी हम पर अब भी अपनी जान छिड़कती थी। राखियां खुल गईं, रिश्ते बेमानी हो गए। कैसे इंतजार करूं कि कभी बुआ जी बुलाएंगी और कहेंगी, नीरा और सौम्या तुम अपनी बुआ जी को कैसे भूल गईं? कभी अपनी बुआ के घर भी आओ ना। कैसे कहती बुआ जी। उनके आगे रिश्तों का एक जंगल उगाया था और उसके पार बुआ जी आ नहीं सकती थीं। जाने ऐसे कितने जंगल रिश्तों के बीच उगाए जो वक्त बेवक्त खरोंच देकर लहूलुहान करते रहे। बुआ जी के एक फोन से कितनी सोच मेरे दिमाग से गुजर गई थी। तभी मैं उससे बाहर आकर अपने कर्तव्य की ओर बढ़ी। सौम्या को मैंने फौरन फोन मिलाया तो वह बोली, दीदी फिलहाल मैं नहीं निकल पाऊंगी। बेंगलोर से वहां पहुंचने में 2 दिन तो लग ही जाएंगे। फ्लाइट का भी कोई भरोसा नहीं, टिकट मिले ना मिले। फिर राजन भी यहाँ नहीं है, मैं तेहरवी पर पहुंचूंगी। प्लीज आप निकल जाइए। फिर थोड़ा रुककर पूछने लगी, दीदी आपको खबर किसने दी? कैसे हुआ ये सब? पूछते पूछते रो दी स्वामी मुझे कुछ भी पता नहीं, क्या कब कैसे हुआ। बस बुआ जी का फोन आया था। कितना प्यार करती थी हमें दादी। स्वामी, क्या मेरा जाना मम्मी पापा को अच्छा लगेगा? क्या मम्मी पापा भी उन्हें अंतिम प्रणाम करेंगे? नहीं दीदी, यह समय रिश्तों को तोड़ने का नहीं है। मम्मी पापा अपने रिश्ते आप जाने। हमें तो अपनी दादी के करीब उनके अंतिम क्षणों में जाना चाहिए। दादी को अंतिम प्रणाम के लिए मेरी ओर से कुछ फूल जरूर चढ़ा देना दीदी। मैंने हार्दिक के ऑफिस फोन मिलाया और उन्हें भी इस दुखद समाचार से अवगत कराया। तुम तैयार रहना नीरा, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। फोन रखकर मैंने अलमारी खोली और तैयार होने के लिए साड़ी निकालने लगी। तभी दादी की दी हुई कांजीवरम की साड़ी पर नजर पड़ी। मैंने साड़ी छुई तो लगा दादी को छू रही हूँ। उनका प्यार मुझे सहला गया। दादी की दी हुई एक एक चीज पर मैं हाथ फिराकर देखने लगी। इतना प्यार इन चीजों पर इससे पहले मुझे कभी नहीं आया था। आंखें बहे जा रही थी। दादी की दी हुई सोने की चेन, अंगूठी, टॉप्स को देने का उनका ढंग याद आ गया। लौटते समय दादी चुपचाप मुट्ठी में थमा देती। उनके देने का हमेशा यही ढंग रहा। अपना मुट्ठी भर प्यार मुट्ठी में ही दिया। हार्दिक को भी जब चाहे कुछ न कुछ मुट्ठी में थमा ही देती। 1-2 बार हार्दिक ने मना करना चाहा तो बोली, हार्दिक बेटा, इतना सा भी अधिकार तुम मुझे देना नहीं चाहते? तुम्हें कुछ देकर मुझे सुकून मिलता है।
और इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आई थीं। तभी से हार्दिक दादी से मिले रुपयों पर एक छोटा सा फूल बनाकर संभाल कर रख देते और मुझे भी सख्त हिदायत दी थी कि मैं भी दादी से मिले रुपए खर्च न करूं। मुझे नहीं पता कि मम्मी पापा का झगड़ा दादा दादी से किस बात पर हुआ, बस धुंधली सी याद है। उस समय मैं 6 साल की थी। पापा दादी माँ से खूब लड़े झगड़े थे और उसी के बाद अपना सामान ऊपर की मंजिल में ले जाकर रहने लगे थे। इसके बाद ही मम्मी पापा ने दादी और दादा के पास जाने पर रोक लगा दी। यदि हमें उनसे कुछ लेते देख लेते तो छीनकर कूड़े की टोकरी में फेंक देते और दादी को खूब खरी खोटी सुनाते। दादी ने कभी उनकी बात का जवाब नहीं दिया। जब पापा कहीं चले जाते और मम्मी आराम करने लगती तो हम यानी मैं और सौमी चुपके से नीचे उतर जाती। दादी हमें कलेजे से लगा लेती और खाने के लिए हमारी पसंद की चीजें देती। बाजार जाती तो हमारे लिए पेस्ट्री अवश्य लाती, जिसे पापा मम्मी की नजरें बचाकर स्कूल जाते समय हमें थमा देती। मम्मी पापा से शिकायत करती। पापा हमें थप्पड़ लगाते और कान पकड़कर प्रॉमिस लेते कि अब नीचे नहीं जाएंगे, और हम डर कर प्रॉमिस कर लेती। लेकिन उनके घर से निकलते ही हम दोनों आंखों आंखों में इशारा करती और खेलने का बहाना कर दादी के पास पहुंच जाते। दादी हमें खूब प्यार करती और समझाती। अच्छे बच्चे अपने मम्मी पापा का कहना मानते हैं। सौमी गुस्से से कहती, वह आपके पास नहीं आने देते, हम तो यहाँ जरूर आएंगे। क्या आप हमारे दादा दादी नहीं हो? क्या आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं जो हम माने? दादी के पास हमारे सवाल का कोई उत्तर नहीं होता था। दादी की एक तरफ मैं लेटती, दूसरी तरफ सौमी और बीच में दादी। वह रोज हमें नई कहानियां सुनाती, स्कूल की बातें सुनाती और जब पापा छोटे थे तब की ढेर सारी बातें बताती। हमें बड़ा आनंद आता। दादाजी की जेब की तलाशी में कभी च्युइंगम, कभी जेली और कभी टॉफी मिल जाती, क्योंकि दादाजी जानते थे कि बच्चों को जेबों की तलाशी लेनी है और उन्हें निराश नहीं होने देना है। उनके मतलब का कुछ तो मिलना ही चाहिए उन्हें। दादी झगड़ती हुई दादाजी से कहती, आपने इन्हें टॉफी चॉकलेट खिला खिलाकर इनकी आदतें खराब कर दी हैं। ये सौमी तो सारा दिन चीज मांगती रहती है, देखते नहीं बच्चों के सारे दांत खराब हो रहे हैं। दादाजी चुपचाप सुनते और मुस्कुराते रहते। सौमी दादी की नकल करती हुई घुटनों पर हाथ रखकर उनकी तरह कराती, कभी पलंग पर चढ़कर बिस्तर गंदा करती। सौमी तू कहना नहीं मानेगी तो तेरी मैडम से शिकायत करूंगी। दादी झिड़कती हुई कहती, मैडम मुझसे कुछ कहेगी ही नहीं क्योंकि वो मुझे प्यार करती है। सौमी कहती जाती और दादी को चिढ़ाती जाती। दादी उसे पकड़ लेती और गाल चूमकर कहती, प्यार तो तुझे मैं भी बहुत करती हूँ। सर्दियों के दिनों में दादी हमारी जेबों में बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, रेवड़ी, मूंगफली कुछ भी भर देती। स्कूल बस में हम दोनों बहनें खुद भी खाती और अपने दोस्तों को भी खिलाती। सौमी और मुझे साड़ी बांधने का बड़ा शौक था। हम दादी की अलमारी में से साड़ी निकालती और खूब अच्छी सी पिनअप करके साड़ी बांधती। हम शीशे में अपने को देखकर खूब खुश होते। दादी हमारे कान कब छिदेंगे, हम टॉप्स कब पहनेंगे? तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओ मेरे कंधे तक तो तुम्हारे कान छिदवा दूंगी और तुम्हारे लिए सोने की बाली भी खरीद दूंगी। दादी की बातों से हम आश्वस्त हो जाती और रोज अपनी लंबाई दादी के पास खड़ी होकर नापती। एक बार दादाजी और दादी मथुरा घूमने गए। वहां से हमारे लिए जरी गोटे वाले लहंगे लेकर आए। हम लहंगे पहनकर टेप चलाकर खूब देर तक नाचती और वह दोनों तालियां बजाते। दादी ऊपर छत पर चलो खेलेंगे। मेरे घुटने दुखते हैं, कैसे चढ़ पाऊंगी? दादी आपको चढ़ना नहीं पड़ेगा, हम आपको ऊपर ले जाएंगी। वह कैसे बिटिया? उन्हें आश्चर्य होता। एक तरफ से दीदी हाथ पकड़ेगी, एक तरफ से मैं, बस आप ऊपर पहुंच जाओगी। सौमी के ऐसे लाड भरे जवाब पर दादी उसे गोद में बिठाकर चूम लेती। दादी का कोई भी पेन सौमी न छोड़ती। वह कहीं भी छिपा कर रखती, सौमी निकाल कर ले जाती। दादी डांटती तब तो दे जाती, लेकिन जैसे ही उनकी नजर बचती पेन फिर गायब हो जाता। वह अपने पेन के साथ हमारे लिए भी एक एक पेन खरीद लाती, पर दादी के हाथ में जो पेन होती हमें वही अच्छी लगती। हम उन दोनों के साथ कैरम व लूडो खेलती, खूब चीटिंग करती। दादी देख लेती और कहती कि चीटिंग करोगी तो नहीं खेलूंगी।
हम कान पकड़कर सॉरी बोलती। दादाजी इतनी अच्छी तरह स्ट्रोक मारते कि एक साथ 4-4 गोटियां निकालते। हाय दादाजी, इस बार भी आप ही जीतेंगे, माथे पर हाथ मारकर मैं कहती। तभी सौम्या दादाजी की गोटी उठाकर खाने में डाल देती। ओह दादी, अब खेलने भी दो, बच्चे तो ऐसे ही खेलेंगे ना। सभी सौम्या की प्यारी सी बात पर हंस पड़ते। दादी, आपके घुटने दबाऊं? देखो दर्द अभी कैसे भागता है। सौम्या अपने छोटे छोटे हाथों से उनके घुटने सहलाती तो वह गदगद हो उठती। अरे बिटिया, तूने तो सचमुच मेरा दर्द भगा दिया। सौम्या की आंखें चमक उठती। मैं कहती न थी कि आपको ठीक कर दूंगी। अब आप काम मत करना, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। और सौमी झाड़न उठाकर कुर्सी मेज साफ करने लगती। दादी, आपके लिए चाय बनाऊं? पूछते पूछते सौमी रसोई में पहुंच जाती। लाइटर उठाकर गैस जलाने की कोशिश करती। दादी वहीं से आवाज लगाती। चाय रहने दे सौमी, एक गिलास पानी दे जा, और दवाई का डिब्बा भी। सौमी पानी लाती और अपने हाथ से दादी के मुंह में दवा डालती। एक बार मैं किसी की शादी में गई थी। वहां बच्चों का झूला लगा था। मैं भी बच्चों के साथ झूलने लगी। पता नहीं कैसे झूले में मेरा पैर फंस गया। मुश्किल से सबने खींचकर मेरा पैर निकाला। बहुत दर्द हुआ, पाँव सूज गया, चला भी नहीं जा रहा था। मैं रोते रोते पापा मम्मी के साथ घर आई। पापा ने मुझे दादी के पास जाने नहीं दिया। जब पापा मम्मी गए तब मैं चुपके से दीवार पकड़कर सीढ़ियों पर बैठ बैठ कर नीचे उतरी। दादी के पास जाकर रोने लगी। उन्होंने मेरा पैर देखा, मुझे बिस्तर पर लिटाया, पैर पर मूव की मालिश की, हीटर जलाकर सिकाई की और गोली खाने को दी। थोड़ी देर बाद दादी की प्यार भरी थपकियों ने मुझे उनकी गोद में सुला दिया। कितनी भी कड़वी दवा हम दादी के हाथों हंसते हंसते खा लेती थी। मेरा यह सौम्य का जन्मदिन आता तो दादी पूछती, क्या चाहिए तुम दोनों को? हम अपनी ढेरों फरमाइशें उनके सामने रखते। वह हमारी फरमाइशों में से एक एक चीज हमें ला देती और हम पूरा दिन दादी का दिया गिफ्ट अपने से अलग न करती। बचपन इसी प्रकार गुजरता रहा। नानी के यहाँ जाने पर हमारा मन ही न लगता। हम चाहती थी कि हम दादी के पास रह जाएं, पर मम्मी हमें खींच कर ले जाती। हम वहाँ जाकर दादाजी को फोन मिलाते। दादाजी, हमारा मन नहीं लग रहा, आप आकर ले जाइए। सारे बच्चे नानी के यहाँ खुशी खुशी जाते हैं। नानी खूब प्यार करती हैं, पर तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा? दादाजी समझाते हुए पूछते। दादाजी, हमें आपकी और दादी की याद आ रही है। हमें ना तो कोई अपने साथ बाजार लेकर जाता है, ना चीज दिलाता है। नानी कहानी भी नहीं सुनाती, बस सारा दिन सोनू और मोनू के साथ लगी रहती है। हम क्या करें दादाजी? दादाजी रास्ता सुझाते। बेटा, नीरा और सौम्या सुनो, तुम अपने पापा को फोन लगाओ और उनसे कहो कि हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप आकर ले जाओ। दादाजी की यह तरकीब काम कर जाती। हम रो रो कर पापा से ले जाने के लिए कहते और अगले दिन पापा हमें ले आते। हम दोनों लौटकर दादाजी और दादी जी से ऐसे लिपट जाते जैसे कब से बिछुड़े हों। पापा ने हमें पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। हम लौटते तो दादाजी और दादी को इंतजार करते पाते। उनकी अलमारी हमारे लिए सौगातों से भरी रहती। हाई स्कूल पास करने के बाद दादाजी ने मुझे घड़ी दी थी। हम बड़े हुए तो पता चला कि दादाजी केवल पेंशन पर गुजारा करते हैं। हमारा मन कहता कि हमें अब उनसे उपहार नहीं लेने चाहिए, लेकिन जब दादी हमारी मुट्ठियों में रुपए ठूंस देती तो हम इनकार न कर पाते। हॉस्टल जाते समय लड्डू मठरी के डब्बे साथ रखना दादी कभी न भूलती। हम दोनों बहनों का कर्ण छेदन एक साथ हुआ तो दादी ने छोटे छोटे कर्णफूल अपने हाथ से हमारे कानों में पहनाए। और जब मेरी शादी पक्की हुई तो दादी हार्दिक को देखने के लिए कितना तड़पी। जब नहीं रहा गया तो मुझे बुलाकर बोली थी, नीरा बेटा, अपना दूल्हा मुझे नहीं दिखाएगी? अभी दिखाती हूँ दादी, कहकर एक छलांग में ऊपर पहुंचकर हार्दिक का फोटो अलमारी से निकाल दादी की हथेली पर रख दिया था। दादी कभी मुझे तो कभी फोटो को देखती, जैसे दोनों का मिलान कर रही हो। फिर बोली, हार्दिक बहुत सुंदर है, बिल्कुल तेरे जैसा, दोनों में खूब निभेगी। मैंने हार्दिक को फोन मिलाया और बोली, हार्दिक, दादी तुमसे मिलना चाहती है, शाम तक पहुंचो। शाम को हार्दिक दादी के पैर छू रहा था। मेरी शादी मैरिज होम से हुई।
शादी में पापा ने दादा दादी को बुलाया नहीं तो वे गए भी नहीं। विवाह के बाद मैं अड़ गई कि मेरी विदाई घर से होगी। विवश हो मेरी बात उन्हें रखनी पड़ी। मुझे तो अपने दादाजी और दादी का आशीर्वाद लेना था। दुल्हन के वेश में उन्हें अपनी नीरा को देखना भी तो था। उनसे किया वादा कैसे टालती। मेरी विदाई के समय दादाजी और दादी उसी प्रकार बाहरी दरवाजे पर खड़े थे जैसे स्कूल जाते समय खड़े रहते थे। मैं दौड़कर दादी से लिपट गई। दादाजी के पांव छूने झुकी तो उन्होंने बीच में ही रोककर गले से लगा लिया। दादी ने सोने का हार मेरी मुट्ठी में थमा दिया और सोने की एक गिन्नी हार्दिक की मुट्ठी में। जब भी मायके जाती दादी के सौगात में मिले कभी रिंग, कभी टॉप्स, कभी साड़ी मुट्ठी में दबाए लौटती। दादी ने मुझे ही नहीं सौमी को भी खूब दिया। उन्होंने हम दोनों बहनों को कभी खाली हाथ नहीं आने दिया। कैसे आने देती। उनका मन प्यार से लबालब भरा था। वह खाली होना जानती ही न थी। उनके पास जो कुछ अपना था सब हम पर लुटा रही थी। मम्मी पापा देखते रह जाते। हमने उनकी बातों को कभी अहमियत नहीं दी बल्कि मूक विरोध ही करते रहे। अरे नीरा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अलमारी पकड़े क्या सोच रही हो? हार्दिक बोले तो मैं जैसे सोते से जागी। हार्दिक, मेरी दादी चली गई, मुट्ठी भर प्यार चला गया। अब कौन मेरी और तुम्हारी मुट्ठियों में सौगात देगा? कौन आशीर्वाद देगा? मैं दादी को निर्जीव कैसे देख पाऊंगी? हार्दिक के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। मैं जब हार्दिक के साथ वहां पहुंची तो लगभग सभी रिश्तेदार आ चुके थे। दादी के पास बुआ जी तथा अन्य महिलाएं बैठी थी। मैं बुआ जी को देखकर लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते ही पूछा, बुआ जी, मम्मी पापा? बुआ जी ने न में गर्दन हिला दी। मैं दंदनाती हुई ऊपर जा पहुंची। मेरा रोदन शोभ और क्रोध बनकर फूट पड़ा। आप दोनों को मम्मी पापा कहते हुए आज मुझे शर्म आ रही है। पापा, आपने तो अपनी माँ के दूध की भी इज्जत नहीं रखी। एक माँ ने आपको 9 महीने अपनी कोख में रखा, आज उसी का ऋण आप चुका देते। और मम्मी, जिस माँ ने अपना कोख जाया आपके आंचल से बांध दिया, आपका भविष्य, अपनी उम्मीदें आपको सौंप दी, उन्हीं के पुत्र के कारण आज आप माँ का दर्जा पा सकी। एक औरत होकर औरत का दिल नहीं समझ सकी। आप आज भी उन्हीं के घर में रह रही हैं। कितने कृतज्ञ हैं आप दोनों। पापा, क्या आप अपने देह से उस खून और मज्जा को नोच कर फेंक सकते हैं जो आपको उन्होंने दिया है? उनका दिया नाम अपने से आज तक क्यों नहीं मिटाया? आपकी अपनी क्या पहचान है? यह देह भी उन्हीं के कारण धारण किए हुए हो। यदि आप अपना फर्ज नहीं निभाओगे तो क्या दादी यूं ही पड़ी रहेंगी? आप सोचते होंगे कि इस घड़ी में दादाजी आपकी खुशामद करेंगे। नहीं, रमन भैया किस दिन काम आएंगे। यदि आज आप दोनों ने अपना फर्ज पूरा नहीं किया तो इस भरे समाज में मैं आपका त्याग कर दूंगी और दादाजी को अपने साथ ले जाऊंगी। चौंक पड़े थे दोनों। सोचने लगे, ये तो ऐसी नहीं थी, आज क्या हुआ इसे? सुनो नीरा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आती? मेरी दादी गई है। उन्हें अंतिम प्रणाम करने का मेरा अधिकार कोई नहीं छीन सकता, आप लोग भी नहीं। होश में आओ नीरा। अभी तक होश में नहीं थी पापा, आज पहली बार होश आया है और अब सोना नहीं चाहती। आज उस मुट्ठी भर प्यार की कसम। आप दोनों नीचे आ रहे हैं या नहीं? नीरा की आवाज़ में चेतावनी की आग थी। विवश हो दोनों को नीचे जाना ही पड़ा। दोस्तों, माँ बाप का कर्ज संतान जीवन भर नहीं उतार सकती। ये जीवन, ये सब कुछ उनका ही दिया है, लेकिन औलाद क्यों भूल जाती है ये सब? बुढ़ापे में क्यों इतना सब कुछ झेलने को मजबूर हो जाते हैं? संतान को कभी यह सब नहीं भूलना चाहिए। आपकी राय में नीरा ने जो किया वह सही था या गलत, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।